तो दोस्तों आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे और नीट के रिलेटेड या फिर जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या एंट्रेंस एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं उन तमाम चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि निज़ाम हज़म जिसको कहा जाता है यानी पाचन तंत्र, तो इससे रिलेटेड पूरा एक सीरीज को कवर करना है क्योंकि बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत ही बड़ा है, तो उसको एक लेक्चर के अंदर यानी कि कंप्लीट कर देना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम इसको एक तरतीबवार जो है स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं आपको इसका इंट्रो कराऊंगा। एनसीईआरटी का जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक हम लोग वर्ड टू वर्ड देखेंगे और इसके अलावा आज का जो हमारा टॉपिक होगा ओरल कैविटी के अंदर जो अहम पार्ट है वो है ओरल टीथ यानी कि जो दांत होते हैं उसके ताल्लुक से और जो स्लेवरी ग्लैंड्स है उसके ताल्लुक से। तो ये तमाम बातें आप अच्छे से देखें, सुने और आपको जो कुछ क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कमेंट करें। तो आपको तमाम बातें जो है तो समझ में तभी आएगी जब इसमें आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रो करा रहा हूँ इन शॉर्ट। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन आप एनसीईआरटी का जो गाइडलाइन है उसको वर्ड टू वर्ड अगर हम देखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ उनकी जो गाइडलाइन है कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन का को कहते हैं, ये एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होती है जिसको आमतौर से मैं कहूँगा नहीं कि फिजिक्स क्या होता है, मार धार मतलब बारीक कर देना, पीसना। तो क्या होता है, हम जब खाना का निवाला जब डालते हैं, खाने का जो लुकमा हम अपने मुंह में डालते हैं, तो यहाँ पर वो लुकमा का प्रोसीजर शुरू हो जाता है। अपने दांतों से हम उसको मारना काटना शुरू कर देते हैं, यानी कि क्या मतलब हो रहा है, उसको बारीक करना, उसको चबाना शुरू कर देते हैं, मैस्टिकेशन जिसको कहा जाता है। फिर उसके साथ ही वो उसके बाद नीचे जाता है, उसके दूसरी प्रोसीजर शुरू हो जाती है डाइजेशन की। तो इसमें क्या समझ में आया आपको, यानी कि वो जो चीज़ है वहाँ पर फिजिक्स काम आ रही है, फिजिक्स चल रहा है वहाँ पर, और उसके साथ वो नीचे जाना चाहिए, उसने लुब्रिकेट होना चाहिए, पिघलना चाहिए, आसानी से नीचे जाना चाहिए। क्योंकि अगर सॉलिड होगा तो वो आसानी से नीचे तो नहीं जाएगा, उसको कम से कम थोड़ा सा लुब्रिकेट या फिर गीला करना होगा। इसके लिए यहाँ पर कुदरती तौर से क्या है, ऐसी ग्लैंड से जो स्लावा या लुब्रिकेशन का काम करती है, यानी कि वो सॉलिड चीज़ को गीला करती है, तर करती है, नीचे उतर के अंदर ढकेलना जिसको कह सकते हैं, उस तरह का काम होता है। तो पूरे एक प्रोसीजर है जो कि केमिकल प्रोसीजर जिसको हम कह सकते हैं। केमिस्ट्री क्या है, तो बिल्कुल यही फिजियो केमिकल यानी कि फिजिक्स भी काम कर रहा है, केमिस्ट्री भी काम कर रहा है और बायोलॉजी भी काम कर रहा है। तो इस तरह से ये डाइजेस्टिव सिस्टम ये एक प्रोसीजर है जिसको हम यानी कि जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने खाने को हम अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं। और इस तरह से ओरल कैविटी से लेकर, ओरल कैविटी का मतलब होता है ये वाला हिस्सा जहाँ पर दांत है, ये जुबान है, इसके अलावा स्लेवरी ग्लैंड्स है, और इसके अलावा यहाँ पर जो है तो नीचे उतर कर ये फिर ये इसोफेगस जो यानी कि खाने की नाली जिसको हम लोग कहते हैं इसोफेगस या एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ के ज़रिए फिर ये स्टमक यानी कि मैदे में या पेट में आता है, फिर वहाँ से आंतों में जाता है, फिर आंतों से छोटी आंत, फिर बड़ी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन्स, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स, और उसके बाद रेक्टम के थ्रू फिर वो पास हो जाता है। तो याद रखिए ओरल कैविटी एंटेरियरली है यानी कि सामने है, यानी कि फ्रंट पर है, और जो एनस है वो पोस्टीरियरली यानी पीछे है। तो इस तरह से पूरा ये एंटेरियरली होकर पोस्टीरियरली एनस के जरिए से तो पास हो जाता है। हम जो भी खाना खाते हैं इस तरह उसका एक प्रोसीजर होता है। इन शॉर्ट अगर हम इसको समझें तो यही चीज़ जो है तो गाइडलाइन में बताया गया है। तो मैं अगर इसको पढ़ना शुरू करूँ तो आपको वर्ड टू वर्ड समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो क्या है इसमें, फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, खाना ये तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जितने की रिक्वायरमेंट है, उनकी गरज है, तो वो क्या है, फूड है या अन्न है। इसलिए कहा जाता है इंसान के मूलभूत जो अगर बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है जिसको कहा जाता है कि रोटी, कपड़ा और मकान, उसी के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है इंसान के लिए, फूड है। ठीक है, तो फूड जो है क्या है, ये मैं आपको गाइडलाइन के मुताबिक बता रहा हूँ। Food is one of the basic requirements of all living organisms. The major components of our food are carbohydrates. तो जो निवाला जो फूड हम लोग खाते हैं तो उसके बाद उसका अंदर जाने, पेट के अंदर जाने के बाद सबसे ज़्यादा अहम चीज़ हमको क्या मिलती है, सबसे मेजर कंपोनेंट हमको क्या हासिल होता है, वो है कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ, यही खाना है जो हमको ताकत देता है। अगर नहीं खाएगा इंसान तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, उससे
कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। तो खाने के ज़रिए से ही हमारा को ताकत मिलती है, एनर्जी, तवानाई और स्टेमिना बढ़ता है, और हमारे विटामिन्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। इसके अलावा हमारा अंदर आयरन यानी कि खून आता है। जो खून है हमारे बॉडी के अंदर वो भी खान पान से ही बनता है, अगर वो नहीं खाएंगे तो नहीं बनेगा। कैल्शियम है, तो इसके अलावा बॉडी फ्लूइड्स है, अदर्स। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। जो मेजर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, साथ ही प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी यानी मेजर कंपोनेंट्स है जो हमारे फूड के अंदर हमको आसानी से मिलती है। तो विटामिन्स एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़। तो इसके अंदर हम लोग को विटामिन्स और मिनरल्स जो है ये बहुत ही also required in small quantities। ये थोड़ा क्यों ना सही हमको, लेकिन इसकी ज़रूरत होती है। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर्स ऑफ टिश्यूज़। मैंने आपको पहले कहा कि जो फूड है हमारी ग्रोथ के लिए, और ऑर्गेन्स के अंदर जो टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, टिश्यू के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट अगर कुछ पार्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट, देखो एक देश, एक कंट्री कैसे बनती है? एक देखो छोटा सा एक घर होता है, फिर वो एक घर में एक छोटी सी बस्ती बनती है, फिर छोटी सी बस्ती मिलकर क्या बनता है? छोटा सा कस्बा या फिर गांव बनता है, फिर वो गांव मिलकर बड़ा एक यानी कि सेंटर बनता है, फिर वही सेंटर मिलकर पूरा क्या बनता है? तहसील बनता है, फिर वो तहसील मिलकर क्या बनता है? ज़िला बनता है, डिस्ट्रिक्ट बनता है, वही डिस्ट्रिक्ट मिलकर क्या बनता है? स्टेट बनता है, और बहुत सारे स्टेट मिलकर क्या बनता है? एक नेशन या एक देश बनता है। इसी तरह से हमारी जो बॉडी का फॉर्मेशन है, हमारी जो बॉडी बनी है इंसान की, तो उसका सबसे यूनिक यानी सबसे जो स्मॉलेस्ट चीज़ है जिससे इंसान की बॉडी बनी है, तो उसको कहते हैं सेल। जी हाँ, उसका चैप्टर जब भी आएगा हम उसको अच्छे से यानी कि समझेंगे, लेकिन अभी इन शॉर्ट आपको समझ लो कि सेल। तो इस तरह से सेल जो है क्या है? हमारे बॉडी के अंदर एक बेसिक यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर इस तरह से इन शॉर्ट अगर इसे कहूँगा मैं, यानी कि सेल मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गेन्स बनते हैं, और ऑर्गेन्स, बहुत सारे ऑर्गेन्स का जो सिस्टम है वो एक साथ मिलता है, जमा होता है, तब जाकर एक बॉडी बनती है। तो इस तरह सेल को हम फिर कभी पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको बता रहा था, साथ ही जहाँ पे फूड का रोल है वहाँ पर पानी का भी रोल है, वाटर का भी रोल है। तो जिस तरह से ये फूड जो है हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और जो मेटाबॉलिक हमारे को जो जितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है वो सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, तो साथ ही उसी तरह से बिल्कुल वाटर की भी इम्पोर्टेंस है। और वाटर क्या करता है? बॉडी के अंदर हमारे डिहाइड्रेशन से हमको बचाता है। तो इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, जी हाँ, जितने भी सॉलिड चीज़ें हैं वो हमको डायरेक्टली बेनिफिट नहीं देते हैं, बल्कि उनको ब्रेक डाउन होना पड़ता है, उनको बारीक बारीक हिस्सों में उनको जब तक वो यानी कन्वर्ट नहीं होगी तब तक वो बेनिफिट नहीं देंगे। जाहिर सी बात है, हम जो कुछ भी खा रहे हैं वो डायरेक्टली हमको यानी कि बेनिफिट नहीं देते हैं, उसकी बहुत सारी प्रोसीजर हैं, वो प्रोसीजर के बाद ही हमको बेनिफिट मिलता है, वो हम उसको तफसील से जानेंगे। तो बच्चों, कितनी ज़बरदस्त बात है कि जो डाइजेशन है, जो पाचन तंत्र है, जो हमारे हजमे का निज़ाम है, वो कितना हेल्पफुल होता है हमारी लाइफ के लिए, कितना इम्पोर्टेंट होता है, बेसिक जो चीज़ें हैं उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो वही चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। फिर आप इसके अंदर मैं आगे बढ़ते हुए कह रहा हूँ कि इसके अंदर एक है एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि जो पूरे खाने की या पाचन तंत्र की जो नाली है उसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल या फिर इसोफेगस। जी हाँ, इसोफेगस में खाना जमा नहीं होता बल्कि सिर्फ पास होता है, इतना याद रखिए। जी हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं कि जो इसोफेगस है उसका खास रोल क्या है। तो इस तरह से उसका रोल क्या है, वहाँ से सिर्फ फूड जो है फूड पैसेज है या फूड का एक रास्ता है, वहाँ से सिर्फ खाना जो है या फूड जो है तो सिर्फ गुजरता है, वहाँ पर रुकता नहीं है। रुकता कहाँ है? स्टमक में रुकता है, पेट में रुकता है, ठीक है। तो वहाँ से सिर्फ रास्ता गुजरता है। मैं आपको बता दूं, इसोफेगस जिसको एलिमेंट्री कैनल भी हम लोग कहते हैं या फिर इसको खाने की नली भी कहते हैं आम जुबान के अंदर, तो वो जो नली है वो एटलीस्ट अडल्ट के अंदर 15 सेंटीमीटर की होती है। जी हाँ, तो क्या होता है, जिसकी हाइट कम है तो हो सकता है उसके अंदर थोड़ी हाइट कम हो, उसकी साइज भी कम होगी। जो छोटे बच्चे हैं उनकी जाहिर सी बात है उनकी साइज भी कम होगी, लेकिन अडल्ट का जो है कॉमन जो है उसकी जो साइज है 15 सेंटीमीटर मानी जाती है। तो वो वहाँ से फिर कंटिन्यूस कायम हो जाती है, स्टमक में होती है।
फिर स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर वो शुरुआत में ही बताया कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा वो शुरू होता है या स्टार्ट होता है ओरल कैविटी से। जी हाँ, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी, ये जो एरिया है माउथ जिसको हम कहते हैं। फिर वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताया कि यहाँ पे टीथ से, फिर उसके बाद जिसको हम पढ़ने वाले हैं आज, उसके बाद सलेवरी ग्लैंड से, और उसके बाद ये मस्कुलर जो ऑर्गन है यहाँ पर, ये जो हिस्सा है जुबान जिसको हम कहते हैं, फिर उसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल है। तो इस तरह से ये शुरुआत एंटीरियरली यानी कि ओरल कैविटी से होता है, और इसका जो एंड है वो रेक्टम यानी पोस्टीरियरली साइड होता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम देख रहे हैं, हमने जान लिया एक तरीके से, हमको समझ लिया हमने कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये निज़ाम हज़म है, इस तरह से खाने का निज़ाम चलता है, और इस तरह से हमारा रोज़मर्रा हमारी बॉडी वर्क करती है। ठीक है, अब हम लोग जान रहे हैं कि ये जहाँ से शुरुआत हो रही है, जी हाँ, हमारे खाने की या डाइजेशंस की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से होती है? ओरल कैविटी से होती है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों के जहन में क्वेश्चन आएगा कि हम तो हाथ से शुरुआत होती है, हाथ से खाते हैं। नहीं, हाथ सिर्फ हमको क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, एक मेन हिस्सा है वो टीथ का है। तो जी हाँ, तो टीथ के बारे में जो एनसीईआरटी की गाइडलाइन है सबसे पहले हम वो पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको टीथ के ताल्लुक से तमाम बातें बताऊंगा। तो टीथ के बारे में आपको मैं 2-3 चीज़ें अहम बता दूं। सबसे पहले तो ये जो द माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। जी हाँ, तो ये जो हिस्सा है इसको ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ जो एक बोन है, हड्डी है, जिसको हम लोग मैंडिबल कहते हैं, जो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, तो वो यहाँ पर होती है, और उसी के दौरान जो है, उसी के पास पूरा ओरल कैविटी जो है तो फॉर्म हो चुका है, या ओरल कैविटी बनी हुई है। अब ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ एंड अ मस्कुलर टंग। अब ओरल कैविटी के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है? मस्कुलर क्या है? टंग है, यानी ये जुबान है, और क्या है? टीथ से, यानी दांत है। तो इच टीथ इज एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन, और जो टीथ है वो याद रखें थीकोडेंट। ये एग्जाम में पूछे जाने वाला एक अहम क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये अहम चीज़ है ये। तो अब इसको याद रखिए, जो दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट, इंसान को 32 दांत होते हैं। 32 हमने बार बार सुने, वो तकरीबन सबको पता ही होगा, इंसान को 32 दांत होते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह उसको यूज़ की जाती है कि 32 ही मत बता, या फिर तेरे 32 वो कर दूंगा, या फिर इस तरह से बहुत सारी बातें, जिससे हमको समझ में आता है कि इंसान को 32 दांत होते हैं, तो या फिर सुनने में आया होगा। तो 32 दांत है, लेकिन आज हम उसको पढ़ने वाले अलग अंदाज में कि वाकई में 32 दांत है, वो किस किस्म के, किस टाइप्स के, इस अंदाज में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो सब पढ़ा हुआ याद रहेगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक मोटे मोटे अंदाज में समझने की कोशिश करें कि इंसान को कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। लेकिन पूरी इंसान की ज़िंदगी में, ये बात मैं जो बोल रहा हूँ इसको आप जहन में रखें, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। इंसान की पूरी ज़िंदगी में, एक इंसान की ज़िंदगी के अंदर उसको टोटल दांत अगर देखा जाए तो 52 होते हैं। जी हाँ, क्योंकि वो गिर जाते हैं, फिर आते हैं, तो इस तरह से इंसान का पूरी ज़िंदगी के अंदर 52 जो है टीथ या दांत होते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे जो 32 दांत होते हैं उसको किस अंदाज में समझना है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि एक टीथ को लेकर हमने बात करें। अब उसकी जो लाइनिंग है, जो कैविटी बनी हुई है, तो उसको हम कैसे समझने की कोशिश करेंगे, उसका जो फॉर्मूला है उसको कैसे समझेंगे। तो ये जो हमारे 32 दांत हैं, तो उसमें से याद रखिए, अब हर कोई अब क्या करेंगे, अपने दांत पे गौर करें। तो ये जो 32 दांत है हमारे, तो सबसे पहले जो ऊपर की जो लाइनिंग है और नीचे की जो लाइनिंग है, यानी कि ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर वो सेम ही है। ठीक है, अब कैसी सेम है वो मैं थोड़ा आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सामने के जो दांत होते हैं 4, है ना, ये जो 4 दांत जो सामने के हैं, बिल्कुल नाक से अगर उसको पकड़ा जाए, नाक से अगर उसकी लाइनिंग समझी जाए, तो बिल्कुल नाक से बिल्कुल जो सामने के दांत हैं, इस तरह के जो 4 दांत हैं उसको हम लोग कहते हैं इंसिजर। ठीक है, इस तरह के जो 4 दांत हैं वो इंसिजर हैं। ठीक है, जो चपटे नुमा होते हैं, जो चपटे होते हैं, 4 हैं। तो साथ ही उसके बाजू में 2 नोखीले दांत होते हैं, जिसको हमने देखेंगे शेर के अंदर खासकर दिख के आते हैं। नोकीले दांत है, खूंखार जो जानवर होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, जो यानी कि नॉनवेज खाने वाले जानवर होते हैं, तो उनके अंदर, यानी कि जिस तरह शेर को अगर हम एग्जांपल लेंगे, तो शेर के ये दांत जो है, तो कैनिन जिसको हम लोग कहते हैं, 2 दांत इस तरह से होते हैं। तो इंसान में भी इस तरह के 2 दांत होते हैं। ठीक है, तो सामने के जो 4 थे उसको हम कहते हैं इंसिजर,
उसके बाजू में दो इस तरह से, दो नीचे से इस तरह से, ठीक है। तो ये दो ऊपर से दो नीचे से, ये दो है। तो नोखीले जो दांत हैं वो है कैनिन, याद रहेगा। सामने के जो चार है वो इंसिजर या आई याद रखो, इन शॉर्ट आई। और ये दो है नोखीले, उसको कहते हैं हम कैनिन, ठीक है। या सी याद रखिए आप, आई यानी इंसिजर और ये क्या है कैनिन, यानी सी यानी कैनिन। उसके अलावा इसके बाद अगर कुछ है तो है प्रीमोलार। जी हाँ, प्री का मतलब होता है पहले, तो लास्ट के जो मोलार है उससे पहले वाले यानी तीन, यानी कि प्रीमोलार जो है वो दो दांत होते हैं। तो सामने की इंसिजर हुए, उसके बाद जो है तो कैनिन हुआ, फिर उसके बाद प्रीमोलार होगा, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या हुआ, जो बहुत ही मजबूत होते हैं तो वो है मोलार, ठीक है। तो सामने के चार क्या हुए इंसिजर, ये नोखीले वाले दो कौन से हो गए कैनिन, उसके बाद प्रीमोलार, फिर उसके बाद मोलार तीन लास्ट के, ठीक है। तो इस तरह से ये 32 दांत हुए, तो याद रहेंगे आपको। तो इसका सीक्वेंस आप कैसे याद रखेंगे, ICPM, ICPM, इंसिजर, इंसिजर, कैनिन और उसके अलावा प्रीमोलार और मोलार, ठीक है। अब इंसिजर कितने होते हैं एक लाइन के बाद, तो इंसिजर कितने होते हैं 4 और कैनिन 2, उसके बाद प्रीमोलार 2 और मोलार 3, एक लाइन की हमने बात करी ऊपर वाले। तो इसमें आपको आपने बता दो कि ये प्रीमोलार होते हैं ना, ये वाले, तो प्रीमोलार यानी ये दोनों दांत और इसके साथ में मोलार जो कि 3 होते हैं तो सबसे लास्ट का, तो 2 प्रीमोलार और लास्ट का मोलार 1। तो इस तरह के 3 दांत बच्चों में अब्सेंट होते हैं, यानी कि अभी बोलते हैं ना बहुत सारे को दूध के दांत भी नहीं गिरे होंगे। तो इस तरह से कंप्लीट जो दांत है इंसान के एटलीस्ट 24 साल की उम्र में वो हो जाते हैं। तो बच्चों में, ये बच्चे बोले तो अच्छे खासे जो 24 साल की उम्र तक जो पहुँचते हैं उनको भी कंप्लीट नहीं आ पाते हैं। तो कैसे दांत हो, ऊपर 16 है और नीचे 16 है। तो एंटरली अगर ऐसा देखा जाए, बीच में से अगर लाइन ली जाए, बीच में से नाक के ये वाला हिस्से से अगर ली जाए, तो देखो ये इंसिजर कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है। फिर अगर ये 4 इंसिजर है और बीच में से अगर हम लाइनिंग ले रहे हैं तो जो इंसिजर टीथ है वो कितने इसमें डिवाइड हो रहे हैं, 2-2 में डिवाइड हो रहे हैं अलग से, है ना। एक ये लाइन से 2 इस साइड आ रहे हैं, 2 इस साइड आ रहे हैं, ठीक है, 2 राइट साइड आ रहे हैं, 2 लेफ्ट साइड आ रहे हैं। तो इस तरह से बीच से अगर हम लाइनिंग ले रहे हैं तो इंसिजर के 2 पार्ट हो रहे हैं, इंसिजर टीथ के क्या हो रहे हैं 2 पार्ट हो रहे हैं, 2 राइट साइड में जाएंगे इंसिजर और 2 लेफ्ट साइड में जाएंगे, ठीक है। तो एक साइड की अगर हम बात करेंगे तो एक साइड से हम काउंट करते जाएंगे, 2 इंसिजर है कितने 2, उसके अलावा उसमें उसके बाद कैनिन है वो 1, 2, 1, उसके अलावा उसके बाद क्या है प्रीमोलार, वो कितने होते हैं 2, तो 2, 1, 2 और मोलार कितने होते हैं 3, तो 2, 1, 2, 3, ठीक है। तो ये 2, 1, 2, 3 ये एक साइड हो गया और दूसरी साइड का सेम वही होगा 2, 1, 2, 3, समझ में आया। यही फार्मूला होता है 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3। अब एक सवाल ये कि बच्चों के अंदर क्या होगा, जाहिर सी बात है मैंने आपको पहले बताया कि बच्चों के अंदर जो है तो प्रीमोलार नहीं होता है और मोलार का लास्ट वाला जो टीथ है वो बिल्कुल बच्चों में नहीं होता है, अब्सेंट होता है। तो उनका जो फार्मूला है वो अलग होगा। क्या होगा फिर उनका, देखो बच्चों का फार्मूला क्या होगा, क्योंकि उनके अंदर इंसिजर मिलेंगे यानी 2 रहेगा, मोलार बच्चों में रहेगा यानी इंसिजर है बच्चों में रहेगा, ठीक है, यानी 2 यानी 2, फिर उसके बाद कैनिन जो खुनकार है तो वो 1, 2, 1, ठीक है। अब प्रीमोलार बच्चों में नहीं रहता यानी 0, तो 2, 1, 0, उसके बाद लास्ट में क्या बचा मोलार, लेकिन मोलार के अंदर 3 टीथ होते हैं तो बच्चों का अंदर 1 टीथ लास्ट वाला नहीं होता है यानी 2 ही रहते हैं। तो फिर क्या होगा, वो लास्ट में 2 हुआ। तो शुरुआत से पकड़ेंगे 2 इंसिजर 2, फिर उसके बाद कैनिन 1, फिर प्रीमोलार तो होते ही नहीं है वो 0 और लास्ट में 2 यानी 2, 1, 0, 2, ठीक है। तो बच्चों में क्या फार्मूला बनेगा 2, 1, 0, 2 और बड़ों में 2, 1, 2, 3, ठीक है। तो इस तरह से ये फार्मूला होगा।
अब दांतों की अगर हम बात करेंगे तो ये दांत जो है हमारे बहुत सारे कामों के अंदर, मैस्टिकेशंस के अंदर यानी चबाने के अंदर काम आते हैं और हमारे दांतों के बहुत सारे हेल्प होती है। दांत जो हमारी सुंदरता का, खूबसूरती का ज़रिया है। बगैर दांत के इंसान बदसूरत लगता है, उसके देखने में यानी उसकी बनावट में बिल्कुल से यानी कि एक खूबसूरती जो है वो कमी रह जाती कहीं ना कहीं। और जिसको दांत अच्छे होते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी एक खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। देखते हैं जिसको दांत नहीं है तो यानी कितना बदसूरत लगता है। तो दांत ये हमारी खूबसूरती का भी एक ज़रिया है। दांत जो है हमारे चबाने में ही मदद नहीं करते बल्कि बहुत सारे इसके अंदर रोल है। और साथ ही हमारे जो दांत है ये जो हमारे सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे मैस्टिकेशंस के लिए या फिर चबाने के प्रोसीजर के लिए बहुत हेल्प करते हैं। दांत ही हमारे ओरल कैविटी की एक प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। इसी तरह से इसके अंदर मौजूद है ये ज़ुबान है। अब ज़ुबान की मैं अगर बात करूँगा तो ज़ुबान यानी टंग जिसको हम लोग कहते हैं या फिर इसको लिंगुअल भी कहते हैं मेडिकल टर्म के अंदर। तो ये लिंगुअल जो है ये टेस्ट बड्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। एटलीस्ट 3000 से करीब ज़्यादा इसमें टेस्ट बड्स होते हैं। सामने मीठा, बीच में कड़ू, सबसे ज़्यादा पीछे जो हिस्सा है उसमें कड़वाहट लगेगा। तो इस तरह इसमें टेस्ट बड्स होते हैं जो कि हमारे को बहुत सारी चीज़ों की यानी कि स्मेल जो खाते हैं हम लोग उसका टेस्ट हमको बताते हैं। तो बहुत सारे इसके अंदर यानी कि बहुत ज़बरदस्त जो तो इसमें क्वालिटी है हमारे टंग के अंदर जो हमारे खाने को भी जो है तो हेल्प करता है, हमारे फूड को चबाने में हेल्प करता है। और उसके अंदर लुब्रिकेट्स या फिर जो राल आती है तो वो उसके ज़रिए भी सब प्रोसीजर के ज़रिए भी बहुत हेल्प होती है। अब साथ में बात करूँगा मैं आपको यहाँ पर मौजूद है गाल के पिछले वाले हिस्से में या चीक्स के पिछले वाले हिस्से के अंदर ग्लैंड्स मौजूद है। जी हाँ, ग्लैंड्स के बारे में आपने सुना होगा या ग्रंथि जिसको हम लोग कहते हैं। इंसान के बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स आप बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, वो इसने इतना समझ ले कि कुछ ना कुछ सिक्रेशन होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ निकल रहा है, उसको ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्लैंड्स में जो बोल रहा हूँ ना तो इसको कहते हैं हम स्लेवरी ग्लैंड्स, जो यहाँ पर चीक्स में होते हैं, जो गाल के पीछे होते हैं दांतों के यानी कि जिस तरह ओरल कैविटी में अगर कहूँगा मैं आमतौर से तो ओरल कैविटी में जो ग्लैंड्स होते हैं, बारीक बारीक जो ग्रंथि या गुदुद होते हैं वो होते हैं स्लेवरी ग्लैंड्स। अब इसको स्लेवरी ग्लैंड्स क्यों कहा गया? देखो थूक यानी जो लार है, राल जो है या थूक जो है उसको सलाइवा कहते हैं हम लोग, ठीक है, सलाइवा यानी थूक। तो जो थूक जो बनता है वो वही ग्लैंड से बनता है। तो जो थूक बनने के जो ग्लैंड्स हैं तो उसको कहते हैं स्लेवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो स्लेवरी ग्लैंड्स यानी थूक बनने के ग्लैंड्स, तो एक साइड में होते हैं 3, दूसरी साइड में होते हैं 3, इस साइड 3, ठीक है, एक बाजू में 3 है, यानी एक साइड 3 है, दूसरी साइड 3 है। तो इस तरह से स्लेवरी ग्लैंड्स होता है। तो इसमें सबसे यानी तीनों के अंदर सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है वो पैरोटाइड ग्लैंड होती है, ठीक है। तो पैरोटाइड ग्लैंड्स जो कि सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। उसके अलावा सबलिंगुअल का मतलब क्या होता है? जुबान के नीचे। लिंगुअल मैंने आपको बताया जुबान, सबलिंगुअल यानी सब का मतलब होता है नीचे, सबलिंगुअल। और उसके पैरोटाइड ग्लैंड और इसके अलावा सबलिंगुअल ग्लैंड और मैंडिबल ग्लैंड। तो 3 तरह की ये जो है तो सलाइवा की सिक्रेशन करने वाली ग्लैंड स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं, जिनको यानी कि जिसका गाल सूख जाता है ना, जिसको हम गाल फूकी कहते हैं आम जुबान के अंदर हमारे तरफ, लेकिन उसको मेडिकल टर्म के अंदर मम्स कहते हैं, यानी कि उसमें गाल फूकी हो जाती है। तो एक तरह का इन्फेक्शन होता है तो जो हफ्ते भर में अच्छा भी हो जाता है, लेकिन वो उसमें जो मुतासिर होती है ग्लैंड वो जो ग्लैंड होती है वो पैरोटाइड ग्लैंड मुतासिर होती हैं। तो इस तरह से ये स्लेवरी ग्लैंड से स्लेवरी ग्लैंड्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मौजूद होती है। उसको हम फिर किसी जगह समझने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर मौजूद होता है लुब्रिकेशंस का काम करना, एंटीबैक्टीरियल का काम करता है। जी हाँ, उसके अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद होती है जो हमारे लिए बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए जरासीम से, बैक्टीरिया से, वायरस से बचाने के लिए उसके अंदर एंटीबायोटिक रोल होता है। और इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर दूसरे सिक्रेशन भी होते हैं, उसको हम तरतीबार पढ़ेंगे। तो इस तरह सलाइवा का बहुत अच्छा रोल है। यानी ये जो थूक है ये दिन भर में 1500 या 1500 ml के लगभग ये जो तो सिक्रेशन होता है, यानी लगभग 1.5 लीटर के करीब जो है तो ये सिक्रेशन होता है सलाइवरी ग्लैंड से टोटल मिलाए तो इस तरह से ये बहुत सारे रोल है। तो दोस्तों हमने ओरल कैविटी के बारे में इन शॉर्ट जाना। ये जो टीथ है, दांत है,
उसका क्या रोल है, उसके अलावा ज़ुबान का क्या रोल है, इसके अलावा हमारे जो है तो जो सलेवरी ग्लैंड्स उसका क्या रोल है। अब हम लोग जो है आगे जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये जो एलिमेंट्री कैनाल है यानी ईसोफेगस है। तो ईसोफेगस के बारे में आपको पहले बताया कि इसकी जो साइज़ है 15 सेंटीमीटर होती है। फिर उसके बाद वो ईसोफेगस यानी कि यहाँ से शुरू होकर वो कहाँ ख़त्म हो रही है, सॉरी यहाँ से शुरू होकर वो स्टमक में पहुँच रही है यानी कि मैदे में, फिर वो मैदे से लेकर फिर आगे जा रही है। तो फिर हम उसको आगे जो है स्टमक को हम पढ़ना है हमको, फिर उसके आगे का पूरा टॉपिक पढ़ना है। तो आई होप को आपको इस लेक्चर के ज़रिए से ओरल कैविटी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ओरल कैविटी आज हमारा टॉपिक था, हमने उसको पढ़े। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें जो आपके समझ में नहीं आई होगी तो आप बिल्कुल क्वेश्चन करें, मैं उसका जवाब आपको देने की कोशिश करूँगा। तो आप आज से जो है जितने भी इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है, खासकर नीट के एग्ज़ाम के आने वाले क्वेश्चन है, इसके अलावा दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर है, या फिर जो बायोलॉजी के जो सब्जेक्ट्स है, ह्यूमन एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, तो इस तरह से फिर जो मेडिकल स्टूडेंट है उनके लिए भी तो ये सीरीज़ चलते रहेगी। तो इसलिए आप इसको ज़रूर हमारे चैनल को जो है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अगला जो टॉपिक है वो भी सीखने को मिले। और हमारे इस क्लिप को आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपके बैचमेट हैं, क्लासमेट हैं, तो उनको भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और प्लीज़ हमारे इस क्लिप को लाइक भी ज़रूर करें, शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।